17 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। केरल प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम पलक्कड़ है और पलक्कड़ जिले का एक थाना लगता है बालेयार। और बालेयार थाना क्षेत्र का इलाका है अट्टापल्लम। इस अट्टापल्लम में 31 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम राम नारायण बघेल होता है। दरअसल वो रास्ता भटक जाता है। वहीं पर कुछ लेडीज, कुछ महिलाएं कुछ काम कर रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखकर चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही महिलाएं चीख रही थीं, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद उस राम नारायण बघेल से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो नाम नहीं बता पाता क्योंकि वो महिलाएं चीख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं क्या जवाब दूं। इसी बीच में किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम बांग्लादेशी हो। तो उसने कहा हाँ, मैं बांग्लादेशी हूँ। बस इतना था। ये वीडियो बन रहा था और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल भी हो जाता है। अब यहाँ जो महिलाएं थीं, वहाँ जो पुरुष थे, वहाँ पे जो लोग थे, उन्होंने आप देखा ना ताप देखा और उसको पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडे जो भी हाथ में लगता है वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उसे तब तक मारते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। वो मर जाता है। उसके बाद फिर हालांकि उसको जिला अस्पताल में लेके जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब डॉक्टर ने जिसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस को ये रिपोर्ट दी। पुलिस को बताया कि इसके शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां पर चोट ना पहुंचाई गई हो। हालांकि उसकी जेब में एक पर्ची निकली थी। पर्ची में एक नंबर लिखा हुआ है, आप आकर बात कर लीजिए। पुलिस के ऑफिसर मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद उस पर्ची को लेते हैं और उस पर्ची का जो नंबर था उसको डायल किया जाता है। तो डायल किया गया नंबर लगभग 2000 किलोमीटर दूर झारखंड प्रदेश के जिला शक्ति और शक्ति जिला का एक गांव लगता है करही। वहां पर जाकर लगता है एक महिला जिसका नाम ललिता होता है। वो फ़ोन उठाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। उसने कहा कि मैं ललिता बात कर रही हूँ और यहाँ से बात कर रही हूँ। अपने गाँव का नाम बताती है। पूछा जाता है कि ये व्यक्ति है, इसकी जेब में ये पर्ची निकली थी, कौन है ये। तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये मेरा पति है और उसका नाम राम नारायण बघेल है, जो कि 13 दिसंबर 2025 को केरल प्रदेश के पलक्कड़ में मजदूरी करने के लिए, नौकरी पाने के लिए गया हुआ था। इतनी बात सुनने के बाद पुलिस खुद शक पका जाती है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। इसी बीच में वीडियो जो वायरल था, वो वीडियो वायरल में लोग जो पूछ रहे थे कि आप तुम बांग्लादेशी हो, वो कहता है हाँ। बस इसका हाँ कहना था और उसको वो पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में आगे जुट जाती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि ये सब किसने किया है। तब 5 लोगों के नाम सामने आते हैं, मुरली, प्रसाद, अनु, विपिन, आनंदन। इस तरह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये पूरे देश भर में जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है, वहाँ वहाँ तक लोग सिर्फ अफसोस कर रहे थे कि वो मजदूर था, बेकसूर था, जिसका एक 8 साल का बालक है, एक 10 साल का बालक है, माता पिता, कमाने वाला अपना घर का एक इकलौता सदस्य है, वो भी मजदूरी करने के लिए निकला था। उसका कसूर क्या था? बस इतना ही तो कसूर था कि वो बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि जहां जिस इलाके में था वहां की भाषा कुछ अलग होती है और जिस इलाके से वो गया था वहां की भाषा, वहां की बोली कुछ अलग तरीके से बोली जाती है। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है। लेकिन आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी ने न केवल उस देश में बल्कि जहां जहां तक जिन जिन देशों तक ये कहानी पहुंचती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि क्या उस देश के अंदर इंसान रहते हैं या फिर हैवान रहते हैं या शैतान रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश का एक ज़िला लगता है मेमनसिंह और मेमनसिंह का एक इलाका है भालुका क्षेत्र में इलाका है दुबलिया पारा। और दुबलिया पारा में एक फैक्ट्री है जो कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़ा वहाँ पर बनाया जाता है, कपड़े तैयार किए जाते हैं। पायनियर निटवेयर्स लिमिटेड। ये तारीख है 18 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास। एक सुपरवाइजर होता है, नाम उसका दीपू चंद्र दास, उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। उसको उसकी फैक्ट्री के अंदर लोग अजीब तरह से देख रहे थे, घूर रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि वो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था दीपू कि भैया हमसे कोई गलती हो गई क्या, क्या बात है, इतना ऐसे क्यों घूर रहे हो। तभी एक आदमी आता है और उसकी तरफ गुस्से से गाली देते हुए उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और यही बात पहुंच जाती है उस फैक्ट्री के ऑफिसर तक के पास। ऑफिसर इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। तत्काल ही उस दीपू चंद्र दास को अपने पास बुलाते हैं, अपने कैबिन में बुलाते हैं। कैबिन में बुलाने के बाद
कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो, मैं लोगों से जाके बातचीत करके आता हूँ। अब ये खबर जो थी पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल चुकी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब अधिकारियों को इस बात का सामना करना पड़ रहा था। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कर्मचारी, अधिकारी जो भी थे, वो जिम्मेदार लोगों से, प्रबंधन से ये बात कर रहे थे कि आप इस फैक्ट्री में इस व्यक्ति को रख कैसे सकते हैं, ये बताइए, जब ये हमारे धर्म के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर रहा है, सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिख रहा है, उसके बावजूद भी ये हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। तब अधिकारी जो जिम्मेदार था, जिसका नाम आलमगीर हुसैन होता है, उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। वो दीपू के पास जाते हैं और दीपू के पास जाने के बाद कहता है कि दीपू, आपको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा, आपको हम फैक्ट्री से निकालेंगे, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि पूरी फैक्ट्री के लोग सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वो कहता है साहब, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। वो हाथ जोड़ रहा है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन गिड़गिड़ाने की ना तो उस अधिकारी पे कोई असर पड़ रहा था और ना ही फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं उन पर कोई असर पड़ रहा था। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों ने काम करना छोड़ दिया और हुजूम सा लगना शुरू हो जाता है। 5 बजे ये कहानी शुरू होती है और 5 बजने के बाद फिर रात के 8 बज जाते हैं। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी कि उस फैक्ट्री के बाहर लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैसेज पूरे शहर में आग की तरह फैल जाता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपू चंद्र दास है, उम्र जिसकी 27 साल है, जो कि एक कपड़ा की फैक्ट्री है उसके अंदर काम करता है, सुपरवाइजर की पोस्ट पर है और उसने पैगंबर पर एक भद्दी टिप्पणी कर दी है। बस इतना था, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों पर। अब ये जो मेमन सिंह मार्ग होता है, मेमन सिंह और ढाका मार्ग होता है, वहाँ पर हाईवे पर ये लोगों का हुजूम लग जाता है, गाड़ियों की गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी बीच में जो एक भीड़ थी, भीड़ की शक्ल इकट्ठी होती है, वो गेट को पूरी ताकत से धक्का मारकर या किसी तरकीब से तोड़ देते हैं उस फैक्ट्री का गेट। हालांकि जो कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी थी, उन्होंने पब्लिक को रोकने की तमाम कोशिशें की। इस बीच में पुलिस को सूचना दी जाती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और दीपू के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, दीपू को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। पुलिस जब वहाँ से चलती है तो पुलिस जाम में फंस जाती है, पुलिस वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती। इस बीच में वो केबिन के अंदर बैठा हुआ था, वो अपनी ज़िंदगी के लिए दुहाई मांग रहा था, अपने लिए रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी रहम की भीखों की उसकी आवाज़ें किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। और लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उसके केबिन में जाते हैं, उसको खींचते हुए, घसीटते हुए यहाँ से, इस फैक्ट्री से बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद जिसका जितना मन कर रहा था उसको उतना पीट रहा था, जिसका जितना मन कर रहा था उसको उतना घसीट रहा था। कोई उसके कपड़े फाड़ रहा है तो कोई उस पर लट मार रहा है, तो कोई उस पर घूंसा मार रहा है, कोई उस पर लात मार रहा है, तो कोई उसका वीडियो बना रहा है। जो जिसका मन कर रहा था ठीक वैसे ही काम करते चले जाते हैं। लोगों में बस एक ही तरह की आवाज़ थी कि इसने ईश निंदा की है। ईश निंदा यानी कि उसने पैगंबर पर गलत भद्दी टिप्पणी की है, बस इतना था। जैसे जैसे लोग आ रहे थे, हुजूम लग रहा था, उसको मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं और उसको बेदम तरीके से मारा जाता है। इसी बीच में उसको एक पेड़ से बांध दिया जाता है और पेड़ से बांधने के बाद उस पर कैरोसिन छिड़का जाता है। जब उस पर कैरोसिन छिड़क रहे थे तो ये लोग अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोग तो तालियां बजा रहे हैं और बेवजह की नारेबाजी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। और साथ ही वीडियो बना रहे थे, ताली पीट रहे थे, तमाशा देख रहे थे। ना उन्हें ऊपर वाले का खौफ था और ना ही उन्हें अपने देश के किसी कानून का खौफ था। और हद तब हो जाती है जब उसके शरीर में आग लगा देते हैं, उसे जलने दिया जाता है। और आग लग रही थी, लोग वीडियो बना रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जैसे कितनी खुशी का दिन था। दीपू जो होता है वो कुछ ही देर में दम तोड़ देता है और पुलिस जो होती है वो जाम में फंसी होती है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तब तक वो काफ़ी मात्रा में जल चुका था और पुलिस ने आकर भीड़ को किसी तरकीब से शांत किया, लेकिन शांत करने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं था। भीड़ शांत जरूर हो जाती, लेकिन उसके शरीर को वहाँ से निकाला जाता है जो जली हुई हालत में था, बुरी हालत में था। उसके बाद यहाँ से फिर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मामला फिर, क्योंकि लोगों ने बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर के लिए वीडियो बनाई थी, अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे और एक दूसरे मोबाइल में शेयर कर रहे थे। ये बांग्लादेश से निकलकर वीडियो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जहाँ जहाँ तक वो वीडियो फैल रहा था वहाँ तक बांग्लादेश की एक क्रूर छवि लोगों के सामने आ रही थी। भारत ही नहीं, हर जगह लोगों में उबाल फैल जाता है, लोगों में गुस्सा फैल जाता है कि एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी जो फैक्ट्री में काम करता है, उसके साथ इतना निर्दयी, इतना बुरा क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब बाद में बात चलती है कि इसने ईश निंदा की थी, यानी कि पैगंबर पे इसने टिप्पणी की थी। RAB रैपिड एक्शन बटालियन, इसके कमांडर होते हैं शम सुजम्मा। इन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की। उसके जितने भी सोशल मीडिया पर हैंडलिंग थे, जहां जहां वो अपना काम करता, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो या अन्य हो, या उसका
व्हाट्सअप हो, सभी को चेक किया जाता है, देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि दीपचंद ने तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी। अब उन्होंने अपना मीडिया में आकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि दीपू ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। अब लोग करें तो क्या करें, क्योंकि वो उनके हाथ से तो तीर निकल ही चुका था। इसी बीच में जो इंडस्ट्रियल पुलिस के एसपी होते हैं मोहम्मद फरहाद हुसैन खान, वो कहते हैं कि काश फैक्ट्री वालों ने हमें समय पर सूचना दे दी होती। 5 बजे से हंगामा चल रहा था और रात के 8 बज जाते हैं। 3 घंटे तक इस मामले को दबा के रखा गया। इसमें फैक्ट्री वालों की जरूर कुछ ना कुछ चाल है, इसमें जो उसके साथ कर्मचारी हैं उनकी भी चाल है। उन्होंने फिर इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहते थे। जब भारत का दबाव बढ़ने लगता है, जब दुनिया के अलग अलग मुल्कों का दबाव बढ़ने लगता है, तब वहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने के बाद आखिरकार पुलिस ने जब अपना काम किया, काम करने के बाद लिंकन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मानिक मियाँ, इरशाद अली, निज़ामुद्दीन, आलमगीर हुसैन, मिराज, इस तरह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इस मामले को कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने वाली स्थिति थी, लेकिन ये जो हमले थे बढ़ रहे थे। ये लगभग 60 किलोमीटर दूर उसके परिवार को जब अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडलिंग या टीवी या अखबार के माध्यम से पता चलता है कि उनके बेटे की तो किसी ने हत्या कर दी है, हत्या का कारण जब वो जानते हैं तो वाकई उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनके माता हो या पिता हो, भाई हो, पत्नी हो या फिर 1.5 साल का वो बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं, उसने अपने पिता का प्यार अभी पाया भी नहीं था, वो भी शायद कभी सोचेगा भी, जानेगा भी कि इस देश के अंदर इतने क्रूर टाइप के लोग रहते हैं कि उसके पिता की बेवजह हत्या कर दी, जबकि उसका कोई दोष भी नहीं था और जो उस पर आरोप लगाया गया था वो आरोप सिद्ध भी नहीं होता है। इसके बाद असल में ये जो वजह बनी है, क्योंकि इस देश में जो हिंदुओं पर हमले की बात जो बन रही है, हो रहे हैं हिंदुओं पर हमले, इसके पीछे की एक मेन वजह बताई जाती है कि भारत का एक विरोधी नेता है जो वहाँ पर बांग्लादेश में है और जो हमेशा कट्टरपंथी वाली बातें करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है। और साथ ही जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री होती हैं शेख हसीना, उनका राजनीतिक विरोधी भी होता है। उसने हाल ही में अपने पर फैलाए थे, नाम उसका शरीफ बिन हादी उस्मान होता है। दरअसल उसका वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ था और ये तारीख थी 12 दिसंबर 2025। चुनाव प्रचार कर रहा था और इसी बीच में वो मस्जिद से निकल रहा था। 12 तारीख को जैसे मस्जिद से निकलता है, बाइक सवार 2 शूटर होते हैं जिन्होंने अपने आप को चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था और इसी बीच में निशाना लगाते हैं। निशाना लगाने के बाद इस हादी उस्मान को गोली मार देते हैं, उसके सर में गोली लग जाती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि उसका आसपास में इलाज शुरू हो सकता था, लेकिन कम से कम 5 घंटे तक उसको फ्लाइट से लेके जाते हैं सिंगापुर और वहाँ जाके उसका इलाज कराते हैं। हालांकि उसने सर्वाइव किया, कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर नहीं पाता है। और 18 दिसंबर 2025 को जब उसकी मौत की खबर फैलती है तो पूरे बांग्लादेश के अंदर स्थिति ऐसी हो जाती है, पूरे देश में अराजकता फैल जाती है, दंगे की स्थिति हो जाती है, आगजनी हो जाती है और कई अखबारों के दफ्तरों को निशाना बनाया जाता है। कई अखबारों के दफ्तरों के अंदर पत्रकार अंदर फंस जाते हैं, आग लगा दी जाती है। जहां देखो वहां कम से कम 4-5 शहरों की स्थिति तो बद से बदतर हो जाती है जब ये स्थिति फैल जाती है। और ये स्थिति इसलिए भी फैलती है, इसके पीछे की एक वजह और भी बताई जाती है कि स्थानीय मीडिया ने खबर फैलाई कि जो शूटर होते हैं दोनों, एक का नाम फैसल करीम मसूद होता है और दूसरे का नाम आलमगीर शेख होता है, जो कि गोली मारने के बाद इंडिया भाग गए हैं। ऐसा दावा किया जाने लगा, ऐसा पुलिस की जांच में बात सामने आने लगी। बस इतना था। उसके बाद तो फिर लोग सड़कों पर उतरने लाजमी थे। सड़कों पर उतरने के साथ साथ इंडिया के खिलाफ लोगों में एक तरह की एक मुहिम सी छिड़ जाती है और ये बांग्लादेश के अंदर उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि भारत का जितना भी सामान है, उत्पाद है, उसका हम विरोध करते हैं और उसका विरोध होना चाहिए, उससे कोई लेना नहीं होना चाहिए, देना नहीं होना चाहिए। इस तरह की आवाज़ लगानी शुरू कर देते हैं। और जैसे क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। ये भी बताया जाता है कि 1-2 दिन के बाद की बात है, एक लड़के के हाथ में कलावा बंधा हुआ था और उसे रो का एजेंट बताने लगे। हालांकि वो ई रिक्शा वगैरह चलाता है, उसे कहने लगे कि ये रो का एजेंट है और इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर दी। हालांकि उसकी भी हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इसी तरह से मामला चल रहा है, लेकिन भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई ठोस बयान नहीं आया है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके और भविष्य में किसी भी ऐसे दीपू जैसे लोगों के खिलाफ कोई भी इस तरह की बात हो, उससे करने से पहले लोग वहाँ के हज़ारों बार सोचें, ताकि क्योंकि वो शायद बांग्लादेश ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की
राह पर चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से शायद बताया जाता है कि फरवरी 2026 में वहाँ पर चुनाव है और चुनाव का माहौल बनाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और इस तरह का माहौल पैदा करके कि एक साथ जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस मनचाही उनकी सरकार बन सकती है, इस तरह का एक माहौल वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और उस माहौल में वो लगभग जिस तरह की बातें चल रही हैं, शायद वो सफल भी हो जाएं, लेकिन जो भी हो रहा है उसमें आम लोगों के साथ जो होता है वो वाकई गलत होता है, ऐसा नहीं।